हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बेस्ट प्लस। मैं हूं अमित शुक्ला। आज हम लोग बात करेंगे एथिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इमोशनल इंटेलिजेंस या भावनात्मक बुद्धिमत्ता। भावनात्मक बुद्धिमत्ता में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं। हमें क्या क्या चीज इसमें पता होनी चाहिए ताकि हम एक अच्छा आंसर लिख सके। तो एज यूजुअल आपको एक डेफिनेशन पता होनी चाहिए, कुछ हमारे पास फैक्ट्स होने चाहिए जो हमारी बातों को प्रूव कर सके। उसके अलावा उसके क्या प्रोसेस होते हैं, कैसे इसको डेवलप किया जा सकता है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, यूज क्या है कि अगर किसी के पास भावनात्मक बुद्धिमत्ता या इमोशनल इंटेलिजेंस होता है तो प्रोफेशनल लाइफ में या अपनी नॉर्मल लाइफ में हम कैसे एक्सेल कर सकते हैं। उसका जब तक चीजों का हमें बेनिफिट नहीं पता होता है ना, उन चीजों का इंपॉर्टेंस हमें नहीं समझ आता है, तो वो हमारे लाइफ में कैसे बेनिफिट करेगी उसी को हम इंपॉर्टेंस कह सकते हैं, है ना। और दूसरी चीज कि ये इंपॉर्टेंस हो गया, फिर उसका वे फॉरवर्ड, कैसे हम एक मीनिंगफुल लाइफ जिए, उसमें हमारा IQ EQ कैसे हेल्प करता है, दैट्स इट। ये इतना सारा जानने के बाद अगर इतने सारे डायमेंशन आपको क्लियर है ना, तो कोई भी इमोशनल इंटेलिजेंस में क्वेश्चन आएगा, किसी भी तरीके से उसमें क्वेश्चन पूछा जाए, आई बिलीव आप आंसर कर लोगे। तो आइए करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक बुद्धिमत्ता। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का सिंपल सा परिभाषा क्या होती है कि हम अपनी भावनाओं और दूसरों की भावनाओं का बेहतर ढंग से समझें और स्वयं के हित तथा दूसरे के हित में उनका उपयोग कर ले, यही भावनात्मक बुद्धिमत्ता है। तो अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग वंस एंड अदर्स इमोशंस फॉर द बेटरमेंट ऑफ वंस एंड अदर्स। हम अपनी और दूसरों दोनों की भावनाओं को समझे और सभी के हित और अपने हित के लिए उनका अनुकूलतम प्रयोग कर ले, यही भावनात्मक बुद्धिमत्ता है। अगर बहुत आसान शब्दों में कहे तो देखिए, भावनाएं सब में होती, कोई भावनाओं के उतार चढ़ाव से नहीं उसको बैलेंस कर पाता है और सुसाइड कर लेता है, और कुछ लोग होते हैं कि लाइफ में बहुत सारे फेलियर्स आने के बाद वो सक्सीड होके निकलते हैं। ये क्या चीज डिफरेंस क्रिएट करता है कि कुछ लोग भावनाओं के दबाव के आगे टूट जाते हैं और सुसाइडल थॉट्स तक उनके दिमाग में आ जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं कि लाइफ उनके ऊपर कितनी भी प्रॉब्लम्स डाले वो हर बार बाउंस बैक करते हैं। तो जो चीज इन दोनों सेक्शन के लोगों को डिफरेंशिएट करती है वही चीज है भावनात्मक बुद्धिमत्ता। किसका अपनी भावनाओं पर, अपने नर्व्स पर कितना कंट्रोल है, ये उसके इमोशनल इंटेलिजेंस से डिसाइड होता है। ये होगी हमारी परिभाषा। क्या हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जो एग्जाम में हम अपनी बात को थोड़ा ज्यादा वेटेज कर सके? यस। एग्जांपल में हो जाएगा पीएम मोदी, जैसे परीक्षा पे चर्चा। तो जब छोटे बच्चे के लिए देश का प्रधानमंत्री उनके साथ में उनके स्ट्रेस को कम करने के लिए कैसे स्ट्रेस नहीं लेना है, कैसे एक्सेल करना है, दबाव के आगे टूटना नहीं है, इस पे वो करते हैं, तो बच्चों में एक इमोशन को हैंडल करने का एक स्किल आ जाता है। कि जैसे वो बोलते हैं कि मैं तो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं और मैं कोई पढ़ने में बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं रहा हूं, लेकिन आज इस मुकाम पे पहुंचा हूं। तो अगर देश का प्रधानमंत्री, भले उसके पास एक डिग्री है, नो डाउट वो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो IIT IIM UPSC या कैट कुछ ऐसे क्वालिफाई है, लेकिन भारत के सबसे महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए, इससे बच्चों में कॉन्फिडेंस आता है। तो पीएम मोदी का जो परीक्षा पे चर्चा है ना। दूसरा, जब चंद्रयान 2 फेलियर हुआ था, किस तरह से उन्होंने कंसोल किया था हमारे इसरो के चेयरमैन को, ये दूसरा एग्जांपल हो गया। फिर इलॉन मस्क का जो स्पेसएक्स कंपनी है, तो इनिशियली उनको बहुत सारे फेलियर्स मिले, तो लोगों को जब बहुत सारे फेलियर्स मिलते हैं तो उस काम को ठंडे बस्ते पर डाल देते हैं, लेकिन इलॉन मस्क ने ये नहीं किया। बहुत सारे फेलियर होने के बाद वो लगातार ट्राई करते रहे और दुनिया की पहली प्राइवेट कंपनी बने जिन्होंने बहुत हाई स्केल पे स्पेस प्रोग्राम किए। तो इलॉन मस्क हमें क्या बताते हैं, हाउ टू हैंडल फेलियर्स, असफलताओं को कैसे मैनेज करें। फिर मार्टिन लूथर किंग जूनियर, उन्होंने गरीब लोगों को, डिप्राइव्ड लोगों को, जिनकी आवाज नहीं सुनी जा रही थी, उनके लिए बहुत काम किया, उनकी इमोशंस को समझा और उनकी इमोशंस से खुद को कनेक्ट किया, इसीलिए वो डिप्राइव्ड सेक्शन के लीडर बन पाए। तो ये हमारे एग्जांपल्स हो गए। अब हम समझते हैं कि जो इमोशनल इंटेलिजेंस यानी जो EI होता है, इसका चक्र कैसे चलता है, साइकिल क्या है इसकी। तो इसमें 4 चीजें होनी चाहिए। भावनाओं को देखने के लिए एक दृष्टि होनी चाहिए, भावनात्मक दृष्टि, इमोशनल व्यू। जैसे आपके सामने कोई इंसान हंस रहा है, तो अगर किसी इंसान में EI नहीं है तो उसका सिर्फ वो देखेगा हाँ स्माइल कर रहा है, लेकिन अगर किसी में इमोशनल इंटेलिजेंस है तो वो ये भी जज कर सकता है कि इसकी हंसी प्राकृतिक है या कृत्रिम है।
क्या ये सिर्फ हमें अच्छा दिखने के, हमें बुरा ना लगे इसलिए हंस रहा है, या इसकी हंसी जेन्युइन है। जैसे माँ जो होती है वो हंसते हुए बच्चे की तकलीफ भी समझ लेती है, क्योंकि उसमें भावनाओं को देखने की दृष्टि होती है। तो आंखें जो हैं वो आपको दिखा सकती हैं, दर्शन नहीं करा सकती। तो जिनमें भावनात्मक बुद्धिमत्ता होगी उनकी आंखें वो दर्शनेंद्रिय हो जाती हैं, बाकी लोगों की आंखें सिर्फ उन्हें दिखाने का काम करती है। तो हमारे पास चाहिए भावनात्मक दृष्टि यानी इमोशनल व्यू। दूसरा, भावनात्मक समझ। सिर्फ देखने से नहीं, आप अंदर ही अंदर उसको प्रोसेस करो कि अगर इस तरह का भाव है, इसका ये मीनिंग हो सकता है, इसकी हंसी में एक बनावटीपन लग रहा है, इसका मतलब ये या तो हमें चीर करने के लिए हंस रहा है, या ये बनावटी आदमी है ना। तो भावनात्मक दृष्टि के बाद आता है कि भावनाओं की समझ होनी चाहिए, भावनात्मक समझ। फिर समझ से आगे का काम क्या है कि उनको आप कैसे अप्लाई करोगे, तो एप्लीकेशन ऑफ इमोशंस, है ना। और फिर सबसे लास्ट में आता है मैनेजमेंट ऑफ इमोशंस यानी इंटीग्रेशन ऑफ इमोशंस। कैसे भावनाओं को आपने देख लिया, समझ लिया, अप्लाई किया, और इन सब चीजों को एक साथ आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो अगर किसी में भावनात्मक दृष्टि है, भावनात्मक समझ है, भावनाओं को प्रयोग करना आता है और भावनात्मक प्रबंधन है, तो यही मिला के बनता है भावनात्मक बुद्धिमत्ता का चक्र। यानी इसमें 4 चीजें होनी चाहिए: इमोशनल व्यू, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इमोशंस, एप्लीकेशन ऑफ इमोशंस एंड मैनेजमेंट या इंटीग्रेशन ऑफ इमोशंस। इसके बाद आते हैं कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता के घटक क्या होते हैं, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द किया। तो इसके बेसिकली 4 घटक। 4 घटक कौन कौन से हैं? सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ मैनेजमेंट, सोशल अवेयरनेस एंड सोशल मैनेजमेंट। सेल्फ अवेयरनेस को हिंदी में कहेंगे स्व जागरूकता। आप पहले दूसरे इंसान को तब आप समझ सकते हैं जब बेहतर ढंग से खुद को समझते हैं। अगर कोई इंसान खुद को नहीं समझता तो दूसरों को समझ नहीं पाता, क्योंकि दूसरों की भावनाओं को वो अपने पे ढाल के देखता है कि मेरे अंदर जब इस टाइप की भावनाएं आती हैं तो कौन सी सिचुएशंस होती है। तो अगर कोई व्यक्ति स्वयं में जागरूकता नहीं रखता है, स्वयं का मैनेजमेंट बेहतर नहीं कर पाता है, तो वो दूसरों के बारे में भी नहीं जान पाएगा और उसका सोशल मैनेजमेंट भी अच्छा नहीं हो पाएगा। तो अगर आप स्व जागरूकता और स्व प्रबंधन आपके पास है, तो इससे बनता है आपका पर्सनल कॉम्पिटेंस। आप स्वयं को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हो। लेकिन इसके साथ अगर आपको लोगों की समाज की समझ हो जाए और लोग कैसे बिहेव करते हैं, क्या वो एक्सप्रेशन होते हैं, उनको समझने की समझ आ जाए, तो इससे आपका बनता है सोशल कॉम्पिटेंस। तो सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ मैनेजमेंट से मिला के बनेगा पर्सनल कॉम्पिटेंस, सोशल अवेयरनेस और सोशल मैनेजमेंट से मिला के बनेगा सोशल कॉम्पिटेंस। और इन दोनों को कलेक्टिवली अगर हम ऐड कर देंगे, जिससे हमारा बनता है कंपोनेंट्स ऑफ EI। यही हमारे भावनात्मक बुद्धिमत्ता के 4 घटक हैं। क्या? सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, सोशल अवेयरनेस, सोशल मैनेजमेंट। अब आते हैं कि जीवन में भावनात्मक बुद्धिमत्ता का उपयोग क्या है, महत्व क्या है। जब तक हम उसका महत्व नहीं समझेंगे तो हमारे लिए वो चीज बहुत फैसिनेटिंग या अट्रैक्टिव नहीं रह जाएगी। क्योंकि हम जब किसी चीज के इम्पोर्टेंस को समझते हैं तभी उसको वैल्यू देना शुरू करते हैं। तो समझते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ EI क्या है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता का उपयोग क्या है। तो पहली चीज, कम्युनिकेशन बेटर हो जाता है। जैसे आप किसी इंसान के इमोशंस को समझते हैं तो उसको बोलने की जरूरत नहीं है, आपका कम्युनिकेशन 2-4 शब्द बोल के ही हो जाएगा। अगर आप किसी इंसान की भावनाओं को नहीं समझते हो तो कम्युनिकेशन अच्छा नहीं हो सकता है। जैसे माँ और बेटे का कम्युनिकेशन दुनिया का सबसे बेहतरीन कम्युनिकेशन माना जाता है। यहाँ पे किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं है, किसी ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं है, इवन किसी वर्ड को बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो भावनात्मक रूप से इतना कनेक्ट होते हैं कि उनका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होता है। तो क्या चाहिए? कम्युनिकेशन बेटर हो जाता है उसमें। दूसरा, एंजाइटी और स्ट्रेस कम हो जाएगा। अगर आपको भावनाओं को प्रबंधन करना आता है, आप कुछ अचीव हो जाने पे बहुत ज्यादा ओवरजॉय की स्थिति में नहीं हो जाते, कुछ बुरा हो जाने पे एकदम डिप्रेस नहीं हो जाते हैं। ये कब होगा? जब आपके पास भावनाओं को मैनेज करने की क्षमता होगी, यानी आपका जो एंजाइटी और स्ट्रेस होगा, तनाव जो होगा, वो भी कम हो जाएगा। हेल्प्स इन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। अगर किसी इंसान में भावनाओं की समझ बेहतर है तो वो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन बहुत अच्छे से करा लेता है। जैसे मान लीजिए कोई 2 व्यक्ति झगड़ा कर रहे हैं और जो तीसरा है वो दोनों की भावनाओं को समझ रहा है कि ये क्या चाहता है, ये क्या चाहता है, ये जो बातें बोल रहा है इसमें से कौन सी बातें छिपा ले जा रहा है, जो दूसरा व्यक्ति है जो बातें बोल रहा है उसमें कौन सी बातें छिपा जा रहा है। बिना उनको बोले, वो कहते हैं ना रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, वो बीच के लाइन्स पढ़ के समझ जाता है, बीच के लाइन से समझ जाता है कि ये लोग किस कंक्लूजन को चाहते हैं या क्या क्या इनके इंटरेस्ट है जो ये बताना नहीं चाह रहे हैं।
तो अगर किसी इंसान में भावनाओं को समझने की क्षमता होती है तो वो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन भी बहुत अच्छा करता है, यानी संघर्ष समाधान वो बेहतर तरीके से कर सकता है। नेक्स्ट आता है डिसीजन मेकिंग। अगर आपको भावनाओं की समझ है तो आप निर्णय पे भी जल्दी पहुंचेंगे। जैसे आपने देखा होगा जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो आपकी थोड़ी 1-2 मिनट बात सुनेंगे और उसके बाद आप पूरा मर्म जान जाते हैं और आपका आंसर पे चले जाते हैं। ये मैं चीज अपने व्यक्तिगत जीवन में देखता हूँ कि जो हमारे पिताजी हैं, हम लोग जो चीज बहुत बाद में एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं ऐसा, ये डिसीजन ऐसा था, वो बहुत पहले ही बता देते हैं। तो ये उनके जिंदगी का अनुभव है ना। तो जब इंसान बहुत सारी भावनाओं से होके गुजरता है तो उसका जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अब आते हैं नेक्स्ट, इम्प्रूव रिलेशनशिप। अगर भावनाओं की समझ अच्छी है तो रिलेशन अच्छा होगा, भावनाओं की समझ नहीं है तो फिर रिलेशन भी अच्छा नहीं होगा। ये चाहे प्रोफेशनल हो चाहे आपके व्यक्तिगत रिश्ते हो, अगर भावनाओं की कदर नहीं होगी तो रिश्ते की लाइफ ज्यादा नहीं होती। इसलिए आपने देखा होगा कि चाहे भाई बहन हो और चाहे और कोई रिश्ता हो, जब तक भावनाओं की कद्र होती है तभी तक उस रिश्ते में जान होती है और फिर फॉर्मेलिटी वाला रिश्ता रह जाता है। अगर भावनाओं की समझ नहीं है, अगर आपको भावनात्मक रूप से नहीं लगता कि आपको ड्यू रिस्पेक्ट या ड्यू ट्रीटमेंट मिला जो आप डिजर्व करते हैं, वो रिश्ता धीरे 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 ड्राई होने लगता है। तो क्या चाहिए, इससे हमारा रिलेशनशिप इंप्रूव होता है। नेक्स्ट, इससे इम्पैथी जनरेट होती है ना। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, मुझे हिंदी इसका याद नहीं आ रहा है। इम्पैथी मतलब होता है कि दूसरे के दुख को देख के आपको भी दुख महसूस हो, दूसरे के दर्द को देख के आपको जो दर्द महसूस होता है ना, उसको परानुभूति बोलते हैं। आप जब दूसरे को दर्द को देख के सिर्फ दूसरे को दर्द दिखाई दे, वो हो गई सहानुभूति, लेकिन दूसरे के दर्द से आपको भी दर्द महसूस हो, उसे बोलते हैं इम्पैथी। इट इज वन स्टेप अबव फ्रॉम द सिंपैथी। उसके बाद आता है इम्पैथी, बाद आता है कंपैशन। तो जब किसी के दर्द को निवारण का काम आप कर देते हैं, यानी इम्पैथी इन एक्शन इज इक्वल टू कंपैशन। यानी जब इम्पैथी होगी तभी कंपैशन आ सकता है, करुणा आ सकती है। बिना इम्पैथी के करुणा नहीं आ सकती। तो सबसे पहले क्या होता है, एपैथी, मतलब उदासीन है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा दूसरे के जीवन में क्या हो रहा है। उसके बाद आता है सिंपैथी, दूसरे के दर्द को समझ पा रहे हैं लेकिन फील नहीं कर रहे। उसके बाद आता है इम्पैथी, दूसरे के दर्दों को न केवल समझ रहे हैं बल्कि फील भी कर रहे हैं खुद में। और उसके बाद आप उसको दूर करने का जब प्रयास करते हैं तो इम्पैथी प्लस एक्शन इट कन्वर्ट्स इनटू कंपैशन, करुणा। तो अगर EI है तो इम्पैथी होगा तो ही कंपैशन होगा। नेक्स्ट, प्रोफेशनल सक्सेस। अगर आपको प्रोफेशनली भी सक्सेस होना है तो आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस होना चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा कि कोई जो एक बच्चा होगा वो पढ़ने में बहुत तेज होगा लेकिन वो कंपनी के एकदम टॉप पोजीशन पे नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि जो कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है, जो इमोशनल एस्पेक्ट होते हैं, वो इमोशनल अटैचमेंट उसका नहीं होता है, वो कंपनी से सिर्फ प्रॉफिट के लिए जुड़ता है ना। तो इस वजह से आप देखोगे जब कोई बहुत हाई पद पे जाता है तो वहां पे आपका जो इंटेलिजेंसिया है सिर्फ यही काम नहीं करता, आपका डेडिकेशन, आपका कमिटमेंट, आपकी लॉयल्टी है ना, आपका इमोशनल एस्पेक्ट, ये कितना स्ट्रांग है। तो आपने देखा होगा कि हमारे वर्तमान में सेंट्रल गवर्नमेंट हो या यूपी की स्टेट गवर्नमेंट हो, आप यहाँ देखोगे कि जो बहुत हाई पोस्ट पे लोग बिठाए जा रहे हैं, दे आर मैन ऑफ इंटीग्रिटी, दे आर मैन ऑफ हाई इमोशनल इंटेलिजेंस। हाई इमोशनल इंटेलिजेंस आपको व्यक्तिगत जीवन में नहीं, प्रोफेशनल लाइफ में भी सक्सेस पहुंचाता है। अब आते हैं कि अगर जो लोग बहुत इमोशनल होते हैं तो उनका कई बार लोग फायदा भी उठा लेते हैं। तो एक बेहतर, एक मीनिंगफुल लाइफ जीने के लिए, बैलेंस लाइफ जीने के लिए हमारे को क्या चाहिए, तो हमारा माइंड रेशनल भी होना चाहिए, तार्किकता भी होनी चाहिए, यानी कि इमोशन के ट्रैप में हमें कोई फंसा ना सके। एट द सेम टाइम हमको पत्थर दिल भी नहीं होना चाहिए, है ना, कि हम एकदम रेशनल हो जाएं कि नहीं नहीं ये आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो हम आपको बेनिफिट नहीं दे सकते हैं। अगर कोई ऐसा ऑफिसर करता है तो ना तो हमको कोई बुद्धू बना सके, इमोशन के ट्रैप में फंसा सके, और ना ही हमें पत्थर दिल हो जाना है। इसके बीच के जो रास्ता होता है ना, मध्य मार्ग होता है, उसी में एक मीनिंगफुल लाइफ होती है। तो हमारे को क्या चाहिए, वाइज इंसान कौन होता है, बुद्धिमान व्यक्ति कौन है, जिसका माइंड रेशनल हो, यानी जिसका IQ हाई हो, और जो जिसका माइंड इमोशनल हो, यानी इमोशनल क्वेश्चन हाई हो। ये इंटेलिजेंस क्वेश्चन है, ये इमोशनल क्वेश्चन है। तो हमारा IQ भी हाई होना चाहिए, EQ भी हाई होना चाहिए। IQ हाई होता है जिन लोगों का, वो क्या करते हैं, दे यूजेस देयर पास्ट एक्सपीरियंसेस, अपने भूतकाल के जो अनुभव होते हैं उनसे वो सीखते हैं, वो फैक्ट्स पे रिलाई करते हैं, उनकी थिंकिंग लॉजिकल होती है। मतलब लॉजिकल थिंकिंग हिंदी में बोलेंगे क्या बोलते हैं, लॉजिकल थिंकिंग याद नहीं आ रहा, छोड़ो।
इमोशनल माइंड, अगर जिसका इमोशनल माइंड है तो क्या होगा, इम्पैथी होगी, परानुभूति होगी, उसमें क्या होगा, कंपैशन होगा, करुणा होगा। नेक्स्ट, कमिटमेंट टू ड्यूटी और धर्मा, वो अपने धर्म या ड्यूटी के प्रति बहुत ही कमिटेड होगा। इन सबसे क्या आएगा, मध्यम मार्ग। ना इमोशन के ट्रैप में कोई फंसा सकता है, ना आप पत्थर दिल हो सकते हैं, और इसी से एक मीनिंगफुल लाइफ बनती है। तो दिस इज ऑल अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस। आई होप आपको समझ आया होगा। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें और लोगों के साथ शेयर करें। ये ना केवल उन लोगों के लिए है जो पढ़ाई करते हैं, आप अगर किसी भी फील्ड में हैं तो आपको भावनात्मक बुद्धिमत्ता के प्रयोग और महत्व के बारे में जानना ही चाहिए। थैंक यू सो मच।